आपने एक फ्लैट लिया तो आप उसकी बालकनी कभी नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आपने डीएलएफ के 100 शेयर लिए हैं तो आप उसमें से 10 शेयर जरूर बेच सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह थी दोस्तों कि ये सेम टेम्पलेट मेरे दोस्त को भी दे दिया गया, जिसके गोल और इनकम मुझसे एकदम डिफरेंट थे। द डोमिनो इफेक्ट। देखो, जैसे कि यूएस मार्केट कभी गिरता है, कोई बैड न्यूज़ आती है जो यूएस मार्केट को क्रैश करने में सपोर्ट करती है। दोस्तों, यह वैसे ही है जैसे कि बुखार हो या पेट का दर्द, हर किसी को क्रोसिन दे देना। वाई एक्सेस बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए और टाइम के लिए बनाया हुआ है एक्स एक्सेस। दोस्तों, एक फैक्ट से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा मैं कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क तो है। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हैं। जैसे मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, मेरी बेटी की शादी के लिए फंड रेडी करना है, या मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है रिटायरमेंट के लिए। लेकिन एक बात नोटिस की आप लोगों ने, चाहे आप कुछ भी पूछो, एक ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट चिपका दिया जाता है हम सबको। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम मैं आप लोगों को अपने बोर्ड में बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो हम हर किसी को दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी वही दिया जाता होगा या फिर दिया गया होगा कभी ना कभी। 15% एफडी में डाल दो, 20% बॉन्ड में डाल दो, 25% इक्विटी में डाल दो और 40 से 50% म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को दिया गया होगा जब भी आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं। तो दोस्तों, मैं खुद जब पहली बार प्लानर के पास गया था ना, तो यही फॉर्मेट मुझे दे दिया गया था। पर प्रॉब्लम यह थी दोस्तों कि ये सेम टेम्पलेट मेरे दोस्त को भी दे दिया गया, जिसके गोल और इनकम मुझसे एकदम डिफरेंट थे। मैंने एक बार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड के थ्रू। फाइनेंशियल प्लानर के कहने पर 2 साल बाद रिटर्न आया 1,10,000 रुपए का, मतलब 5% से भी कम का CAGR। फिर मैं खुद पढ़ना स्टार्ट किया, स्टॉक मार्केट को समझना स्टार्ट किया और फर्स्ट डायरेक्ट इक्विटी यानी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मुझे 20% का रिटर्न मिला। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, वापस से अपने बोर्ड पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड स्टॉक्स रिटर्न में। रियल एक्सपीरियंस दूंगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बीच में डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी है। क्या हुआ इतिहास में? इतिहास ही हमें हेल्प करता है फ्यूचर को कॉन्फिडेंस देने की, क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे अपने फ्यूचर के फोरकास्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कहता है। मैंने ये गूगल किया हुआ है, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 6 large cap have offered CAGR ranging 9.70% to 19.30%। किसने दिया है रिटर्न? ये दिया है 32 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंप्लीटेड 25 years in 2024। इनका इतिहास है ये। तो देखो, म्यूचुअल फंड में भी ना रिटर्न और CAGR लिमिटेड होते हैं, है ना। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक स्पेसिफिक स्टॉक मैंने पिक किया हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप चाहें तो और भी अच्छे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप के, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है, बजाज फाइनेंस। उसने क्या रिटर्न डिलीवर किया वो देखते हैं अपन। ये भी मैंने गूगल से ही निकाला हुआ है, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं चाह के। इसकी लिंक मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बजाज फाइनेंस इज नाउ ट्रेडिंग इट्स 5A, तो खैर अपने कोई काम का नहीं है। येट डिस्पाइट दिस स्टॉक हैज डिलीवर 52.43% CAGR ओवर ए प्रीवियस 10 years। 10 साल में 52.43% के CAGR से बढ़ा है, यानी हर साल 52% का रिटर्न दिया इसने। ये डेटा कह रहा है 32% CAGR ओवर लास्ट 5 years अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ वैल्यू रिसर्च। तो आपने देखा कितना मेजर डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और स्टॉक स्पेसिफिक में। तो हम यहाँ पर यही कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए किस तरह से ऑप्शंस तलाशने चाहिए। वन सॉल्यूशन फॉर ऑल इज रॉन्ग। दोस्तों, यह वैसे ही है जैसे कि बुखार हो या पेट का दर्द, हर किसी को क्रोसिन दे देना यह सॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना है ताकि मैं खुद अपने गोल्स के हिसाब से अपने प्लान्स बना सकूं। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि रियल डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है।
पहले कैसे होता आ रहा था, मैंने जब स्टॉक मार्केट को सीखा, पास से देखा, तो मैंने क्या क्या अनुभव किया। आप में से काफ़ी लोग, आपके आसपास के काफ़ी लोग अभी भी स्टॉक मार्केट में आने से डरते हैं। मैं दिखाता हूँ क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं, क्या गलतियाँ करने से हम बच सकते हैं। आप ट्रेडिशनल एसेट क्लास क्या होता है, ये तो आप हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल एसेट क्लास होता क्या है। इसमें रियल एस्टेट आता है, फिजिकल गोल्ड आता है, जो माताएं बहनें हम लोग गोल्ड खरीदते हैं वो ट्रेडिशनल एसेट क्लास में आता है, और इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। ये तो अभी तक करते हुए आ रहे थे हम, लेकिन अब रियल डाइवर्सिफिकेशन सोचिए, यही करना है हमें, लेकिन इसके अल्टरनेटिव तरीके से करना है। स्टॉक मार्केट अल्टरनेटिव यानी ट्रेडिशनल एसेट क्लास का अल्टरनेट हो सकता है स्टॉक मार्केट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आप रियल एस्टेट लेना चाहते हैं, उसकी जगह पे देखो, आज रियल एस्टेट लेने के बाद ना, मान लो आपने एक फ्लैट लिया या फिर आपने एक ज़मीन ली, ज़मीन की तो खैर बात नहीं करते यहाँ पर क्योंकि उसके टुकड़े करके बेचे जा सकते हैं, लेकिन आपने एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट की बालकनी को कभी आप बेच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने उस फ्लैट की जगह, मान लेते हैं कि आपने, जैसे अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज, कुछ नाम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपने अगर गोदरेज और DLF की प्रॉपर्टी लेनी है, मान लेते हैं उसका एक फ्लैट लेना है, आपने एक फ्लैट लिया तो आप उसकी बालकनी कभी नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपने DLF के 100 शेयर लिए हैं तो आप उसमें से 10 शेयर जरूर बेच सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस बना के देता है हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करने का। यही रियल डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर आपने रियल एस्टेट लिया है तो आप उसकी जगह पे DLF या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। आपको फिजिकल गोल्ड लेना है तो आप उसकी जगह पे गोल्ड ETF और गोल्ड के बॉन्ड्स ले सकते हैं। पता है आपको, फिजिकल गोल्ड लेने से, मान लेते हैं कि आपने ज्वेलरी खरीदी, मैं बिस्किट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिस्किट भी लेते हैं तो 3% GST तो लग ही जाता है। मान लेते हैं आपने एक ज्वेलरी खरीदी, मान लो आपने एक हार खरीदा, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी उसकी गोल्ड में, उसमें करीब 10 से 15 हज़ार से हो सकता है 20 हज़ार रुपये उसमें एड ऑन कर दिए जाएं मेकिंग चार्जेस के नाम पे। 1,20,000 की वैल्यू पे 3% और GST लग जाता है, तो करीब वो कहानी 25% से बढ़ जाती है। यानी जब तक उस गोल्ड का भाव 1,25,000 नहीं होगा तब तक आप ब्रेक इवन पे भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने मैं यहाँ पर ये समझ के चल रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि पुराने ज़माने में गोल्ड, फिजिकल गोल्ड लेते थे लोग, पहनते भी थे और उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते भी थे। लेकिन वो गलती क्या होती थी कि अगर आपने गोल्ड ETF लिया होता तो रिटर्न सेम मिलते हैं, मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, और जैसे जैसे इस गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ही इस ETF की भी वैल्यू बढ़ती है। तो आपने पहले दिन ही 20 से 25% फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करके बचा लिए। ये हो गई स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये अपॉर्चुनिटी देता है हमको स्टॉक मार्केट और हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा, इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो HDFC लाइफ और ICICI बैंक के स्टॉक भी लेते रहिए। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में ना अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है और एक पकड़ लेते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इसीलिए इंसान करवाता है कि कल के दिन वो निपट गया तो उसके परिवार को उस इंश्योरेंस का पैसा मिले और वो सर्वाइव कर पाए, उसका परिवार स्मूथली। तो अगर हम, और जो टर्म इंश्योरेंस है वो आदमी निपटेगा नहीं निपटेगा वो तो उसको भी नहीं पता, वो तो भगवान को पता है। मान लो कि 10 साल तक मैंने अपना कोई टर्म प्लान ले रखा है और 10 साल तक मैं नहीं निपटता हूँ, तो 10 साल तक मुझे उस टर्म इंश्योरेंस प्लान का हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा या फिर मुझे एक बार में लमसम भरना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमने एक हर साल भरने का प्लान बनाया हुआ है। तो जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी को पैसा दे देते हैं तो वो ऑलमोस्ट खर्चा हो गया, समझ लो, उसका कोई रिटर्न नहीं मिला, वो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार को मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही आप, अगर देखो, ये सब चीज़ें तो सब लोग कर रहे हैं, आपके परिवार में भी कर रहे होंगे, आप लोग भी इंश्योरेंस ले रहे होंगे, लेकिन उसके साथ में जब तक कोई नहीं निपट रहा है तब तक इंश्योरेंस कंपनी पे कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी में कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है तो उसकी ग्रोथ तो हो रही है, क्योंकि उसको देना नहीं पड़ रहा, उसके पास सिर्फ आंदो वाला किस्सा चल रहा है। तो जब तक उसको आंदो वाला किस्सा चलता रहेगा तब तक वो कंपनी ग्रो करती रहेगी। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है स्टॉक मार्केट कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो आप HDFC लाइफ और ICICI बैंक के, मान लेते हैं हमने इस 2 कंपनी से कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप इसके स्टॉक खरीद लेंगे। तो जब उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं
मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये का प्रीमियम भरा, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिंग कर दी, यहाँ पर आपकी वैल्यू 5,000 रुपये बढ़ गई, तो आपके 5,000 रुपये उस प्रीमियम में एडजस्ट हो गए। तो ये हमें स्टॉक मार्केट आप लोग डाइवर्सिफाइड होने का प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स देता है। स्टॉक मार्केट अल्टरनेटिव बेटर क्यों है, इसका और कुछ एग्जांपल भी हैं। जैसे लिक्विड है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, आप एक फ्लैट की बालकनी नहीं बेच सकते, लेकिन आप उसकी 100 शेयर हैं तो 5 शेयर, 1 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर बेच सकते हैं। तो लिक्विड ऑप्शन देता है प्लस डाइवर्सिफाइड होने के मौके देता है। जैसे आपको लगता है कि HDFC लाइफ भी अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI बैंक भी अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है, तो अगर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 5 शेयर यहाँ डाल दो, 5 शेयर यहाँ डाल दो, हो गए आप डाइवर्सिफाइड। यानी एक ही सेक्टर है लेकिन 2 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सिर्फ यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं। यहाँ पर इंश्योरेंस में अगर आप लेते हैं तो आप एक ही कंपनी का एक ही टाइप का इंश्योरेंस लेंगे ना, 2 जगह से टर्म प्लान नहीं लेंगे, एक ही जगह से टर्म प्लान लेंगे। ठीक है, ईजी टू सेल एंड बाय, जब मर्जी मार्केट खुला होना चाहिए, बस जब मर्जी तब कोई भी स्टॉक को खरीद सकते हो, और जब मर्जी, जब आपकी स्वेच्छा है, जब आपकी इच्छा है, जब आपको जरूरत है तो आप बेच सकते हो। ये चीज सिर्फ स्टॉक मार्केट में होती है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए देव दिख जाते हैं, बायर ढूंढो, अनलेस वो बहुत हॉट और बहुत डिमांडिंग प्रॉपर्टी हो, और ऐसी प्रॉपर्टी 1-8% ही होती है। 99% प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जब हम बेचने जाते हैं तो बायर नहीं मिलता, और जब हम खरीदने जाते हैं तो सेलर भाव खाता है, और फिर निगोशिएशन चलते हैं, महीनों चलते हैं, पटा सौदा तो हो जाता है, नहीं तो फिर वो टंगता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ईजी टू बाय नहीं है ट्रेडिशनल एसेट क्लास में डील करना, जो कि स्टॉक मार्केट हमें वो लीवरेज देता है कि तुरंत बाय सेल भी कर सकते हैं। और रिटर्न तो ऑब्वियसली ग्रेट है। रिटर्न क्यों ग्रेट है मैं इसको आगे और कवर करूंगा आप लोगों के लिए, तब वहाँ पर बताऊंगा किस तरह के रिटर्न हम स्टॉक मार्केट से कंसिडर कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को मैंने एक बजाज फाइनेंस का एवरेज CAGR भी बताया कुछ देर पहले। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ना हमें डोमिनो इफेक्ट का भी बेनिफिट मिलता है। अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे डोमिनो इफेक्ट होता क्या है, द डोमिनो इफेक्ट। तो देखो, जैसे कि US मार्केट कभी गिरता है, कोई बैड न्यूज़ आती है जो US मार्केट को क्रैश करने में सपोर्ट करती है, तो अगर US मार्केट गिरता है तो इवेंचुअली दूसरे एशियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में भी फर्क पड़ने लगते हैं, सारे की सारे गिरने लगते हैं। तो वहाँ पर उसे कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट, यानी कि US मार्केट गिर रहा है, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ के भी प्रॉस्पेक्ट खराब हो सकते हैं आगे भविष्य में। स्टॉक मार्केट कंसिडर करता चला जाता है, यानी कि एक इवेंट होने का वेट करता रहता है मार्केट, वो अगर हो तो सारे मार्केट गिरने लग जाएंगे। जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था कि US मार्केट में रिसेशन की बात हो रही थी, प्लस ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट कर दी, उससे और खतरा बढ़ने लगा था। तो हमारे स्टॉक मार्केट में, एशियन मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। उस टर्म को कहते हैं हम द डोमिनो इफेक्ट। उसी तरह से पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलते हैं डोमिनो इफेक्ट के स्टॉक मार्केट में, उसे हम समझते हैं। आगे आप लोगों को दिखाता हूं मैं। द डोमिनो इफेक्ट मैट्रिक्स है ये। देखो, दिल्ली में घर लेना या फिर बॉम्बे में घर लेना, अगर आप बॉम्बे में घर लेते हैं, एक तो एक बेस्ट अल्टरनेट एसेट क्लास हो गया कि आपने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी की जगह पे जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे उस बिल्डर के शेयर खरीद लिए। अब देखो, यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। बड़े लोग किस तरह से पैसे वाले बनते जाते हैं। आपने एक घर लिया, एक बिल्डर ने एक बॉम्बे के आसपास, जहाँ पर अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर एक लैंड लिया, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिया, मॉल बना दिया, एमिनिटीज़ डाल दी, सारी स्कूल्स खोल दिए, हॉस्पिटल्स खोल दिए। उस जगह की वैल्यू बढ़ने लग जाती है, उस जगह की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, और स्टॉक मार्केट फ्यूचर अर्निंग को अभी से ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देगा। और स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, उस बिल्डर के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करके आज ही उसकी मार्केट प्राइस को बढ़ा देगा। और अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, पोजीशन मिलेगा 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कब उसका प्लान है डिलीवर करने का, वो तो बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है। लेकिन 4 साल बाद आपको उसका पोजीशन मिलेगा, फिर आप उसको पोजीशन लेने के बाद बेच सकते हो अगर अप्रिशिएट हो गया तो। लेकिन उसी बिल्डर के स्टॉक प्राइसेस उसी दिन से बूम करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग को वो अब्जॉर्ब करने लगते हैं। देखो यहाँ पर उसकी मान लेते हैं कि
उस कंपनी ने उसने जब तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था, लैंड एक्वायर नहीं किया था, तब तक उसकी वैल्यूएशन रेवेन्यू थी उसकी 100 करोड़ रुपए। जैसे ही उसने लैंड एक्वायर किया, प्रपोजल रखा, लोगों ने बुकिंग स्टार्ट की, उसकी रिवेन्यू दिखने लगी क्योंकि एडवांस आने चालू हो जाएंगे। रिवेन्यू मान लेते हैं, या सिर्फ एजम्पशन है, 145 करोड़ रुपए पहुंच गया। यहाँ से आपने अगर फिजिकल में लिया हुआ है ना, आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो इसके इफेक्ट डिलीवरी के बाद मिलने वाले हैं, लेकिन रेवेन्यू अभी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। 145 करोड़ हो गई। फिक्स्ड कॉस्ट उसकी थी 50 करोड़ के आसपास, ये तो उतनी ही रहने वाली है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 55 करोड़ थी, ये भी 55 करोड़ रहने वाली है। एबिटा 45 करोड़ था, सीधे 90 करोड़ हो गया, डबल हो गया एबिटा। नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था, 30 से 40 करोड़, 10 करोड़ था, 30 से 40 करोड़ हो गया। स्टॉक प्राइस 1x था, यानी 1 रुपए था, उसके पोटेंशियल बन गए 6 से 8 रुपए होने के। और ये स्टॉक प्राइसेस इमीडिएट इफेक्ट करने लगते हैं बाजार में। तो अगर आप अल्टरनेटिव ने जो ट्रेडिशनल मेथड हमारी इन्वेस्टिंग की थी, उसकी जगह पे अगर अल्टरनेटिव स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूचर अर्निंग को आज ही कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ये है पोटेंशियल स्टॉक मार्केट के। ये आप लोगों को अगर डोमिनो इफेक्ट मैट्रिक्स को और भी डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक्सक्लूसिव एक वीडियो लेके आऊं। तो कमेंट करिएगा डोमिनो इफेक्ट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अगर थोड़ा सा उसमें टाइम दे देते हैं, थोड़ा पेशेंस रख लेते हैं, तो देखो मैंने ये y एक्सेस बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, और टाइम के लिए बनाया हुआ है x एक्सेस। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है टाइम के साथ, वैसे वैसे आपका ये कर्व बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो आई होप कि इस चार्ट से आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, स्टॉक मार्केट आगे की प्रॉस्पेक्ट को, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट को भाव में आज से इफेक्ट देना चालू कर देगा और आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, एक फैक्ट से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा मैं कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क तो है कंपैरेटिवली, इसीलिए लोग पहले ट्रेडिशनल एसेट क्लास में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, लेकिन अब लोगों के सपने भी बढ़ चुके हैं। अब सपने बढ़ गए हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ पाई है। इनकम नहीं बढ़ पाई है तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तभी इश्क है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नी मेरी भी रही है, लेकिन आज बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी को अवॉइड तो नहीं कर सकते, आप लोगों को भी इस जर्नी से निकलना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा वाह, कुछ अचीवमेंट कर लिया है। मुझे याद है मेरा एक स्टॉक कोइंसिडेंस है बहुत बड़ा, क्योंकि 2008 में और 2020 में सेम स्टॉक मेरे पास था। 2008 की मैं बात पहले करता हूँ। 2008 में SBI बैंक 225 के आसपास चलता था, 90 रुपये आ चुका था 2008 के क्रैश में। बहुत पेनफुल टाइम था, 50,000 रुपये का नुकसान हुआ था मुझे और मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हो चुका था, लेकिन मैंने उसी फेज़ में सीखा और मैनेज कैसे करना है वो समझा। क्या? पैसे, रिस्क, और वहाँ से मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी शुरू हुई। फिर 2020 का क्रैश आया। 2020 तक SBI बैंक 325 के आसपास चल रहा था और वापस से कोविड क्रैश आने पर 150 रुपये तक आ गया था। लेकिन चूंकि मैं सीख चुका था रिस्क को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, मैंने रिकवरी करी और आज लगभग 800 रुपये के आसपास वही SBI बैंक का शेयर चल रहा है। तो ये फेज़ तो आते रहेंगे और ये फेज़ आने पर ही बड़ी वेल्थ बनने के चांसेस बनते हैं। वो कहते हैं ना, शेर को जब शिकार करना होता है तो पहले भागने की बजाय 2 कदम पीछे आता है और फिर पूरी ताकत लगा के भागता है और शिकार कर लेता है। इसीलिए शेर शेर है। आपको भी अगर शेर बनना है तो इस तरह के डाउनफॉल, यानी पीछे आना, आगे जाना, ये सब चलता रहेगा। डोंट फॉल फॉर टेम्पलेट्स। दोस्तों, अब अगर आपको कोई बोले 10% यहाँ डाल दो, 20% वहाँ डाल दो, बाकी म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो एक बार सोचना ज़रूर, यह टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ कमीशन बनाने के लिए है, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए बिल्कुल नहीं। तो स्मार्ट बनो, खुद सीखो और स्टॉक मार्केट का सही यूज़ करो।
नॉलेज पे इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियल एडवाइजर्स की फीस देने से पहले अपने आप को एम्पावर करो। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताओ आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आप लोग मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे बताइएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। थैंक यू सो मच। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.